नमस्कार, मैं अलका चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस के 7th बी पेपर, जिसका नाम है इंटरनेशनल लॉ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, इसके फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो आज हम उसकी चर्चा करेंगे, इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ क्या है और विभिन्न विचारकों के द्वारा क्या परिभाषाएं इसकी दी गई हैं, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते ही हैं कि प्रत्येक देश के लिए जिस प्रकार एक राष्ट्रीय कानून होता है और वहाँ के मनुष्य उन कानूनों के आधार पर क्रियाकलाप करते हैं, उनका आचरण नियमित होता है और एक व्यवस्थित समाज की स्थापना होती है। उसी प्रकार विश्व स्तर पर भी विभिन्न देशों के आपसी संबंधों का नियमन जिन कानूनों के द्वारा होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। और जिस तरह से सभ्य देश के लिए कानून आवश्यक हैं, उसी प्रकार सभ्य विश्व के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का होना अत्यंत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज के विश्व में कोई भी देश एकाकी नहीं रह सकता। प्रत्येक देश एक दूसरे पर निर्भर है और जैसे जैसे वैज्ञानिक आविष्कारों और यातायात संचार के साधनों में उन्नति हुई है, वैसे वैसे ही विश्व के विभिन्न देश भी एक दूसरे से निकट आए हैं और भूमंडलीकरण विश्व स्तर पर हुआ है। एक ग्लोबल विलेज की तरह से हम विश्व को देख सकते हैं। इंटरनेट के विकास से और भी अधिक इस तरह का निर्भरता बढ़ी है और सभी देश एक दूसरे से निकट आए हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय कानून इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि विश्व के विभिन्न देशों का आदान प्रदान और भी अधिक तीव्र गति से होने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न देशों के पारस्परिक संबंधों का नियमन करने वाले कानून हैं। यदि हम इसकी शुरुआत देखें तो सर्वप्रथम 1789 में जेरेमी बेंथन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, और इसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लेख किया था। अंतर्राष्ट्रीय कानून सिद्धांतों और नियमों का समूह है। ये वे कानून हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समाज के द्वारा स्वीकृत होते हैं। ये वे कानून हैं जिनके विभिन्न स्रोत हैं, जैसे परंपराएं, प्रथाएं, न्यायालय के निर्णय, सभ्यता के गुण इत्यादि के द्वारा इनका विकास हुआ है। इन कानूनों का पालन विश्व के सभी देश सद्भावना के कारण करते हैं और विश्व के प्रति अपनी कर्तव्य पालन के दायित्व के कारण करते हैं। विश्व के देशों द्वारा आपस में स्वयं पर लगाए गए ये प्रतिबंध हैं और इन कानूनों के द्वारा विश्व के देशों के अधिकार निश्चित होते हैं। आपसी समस्याओं का समाधान इनके द्वारा किया जा सकता है, आपसी सहयोग निश्चित हो सकता है और समय के अनुसार जैसे जैसे विश्व परिस्थितियां बदलती हैं, परिवर्तन होते हैं, इन कानूनों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये एक गतिशील कानून है और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार इनमें भी परिवर्तन होता रहता है। मानवाधिकार, पर्यावरण, शांति, मानवता, आणविक शक्ति, ये इत्यादि कई ऐसे विषय हैं जिससे संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानून बनते रहे हैं, बनते जा रहे हैं और ये वे सार्वभौमिक कानून हैं जो कि विश्व समाज के द्वारा स्वीकृत नियम कहे जा सकते हैं और सभी विश्व के देश
इनका पालन इसलिए करते हैं ताकि ये क्योंकि ये विवेक और बुद्धिमत्ता पर आधारित कानून है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन और इसकी आवश्यकता काफ़ी समय से देखी जा सकती है। खास तौर पे अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखें तो इसकी आवश्यकता और भी अधिक महसूस हुई, जबकि इससे पूर्व भी इस तरह के कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया चलती रही। और जैसे जैसे विभिन्न देशों का आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, शैक्षणिक, राजनीतिक आवश्यकताओं के कारण आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता आई है और ये एक दूसरे से पृथक रहकर विभिन्न विश्व के देश अलग जीवन यापन नहीं कर सकते, तब तो इन कानूनों की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है। इसलिए 20वीं शताब्दी के आरंभ में तो इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन इतना अधिक प्रभावशाली नहीं था, लेकिन उसके बाद ये और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर हम खास तौर से देखें तो इन कानूनों का जो महत्व है वो और अधिक बढ़ गया। तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की महत्वपूर्णता इसलिए है क्योंकि अगर विश्व को हमें अराजकता से बचाना है, अगर दुनिया में हो रहे शक्ति संघर्ष को हमें नियंत्रित करना है, उसको परिसीमित करना है, या विश्व में शांति रहे, विश्व के विभिन्न देश सुरक्षित रहें, बेवजह के युद्ध ना हो, मतभेद ना हो, संघर्ष ना हो, इनको यदि टालना है तो इन कानूनों का अत्यधिक महत्व है। इसके साथ ही इसलिए भी महत्व है कि इससे एक विश्व सरकार का आधार भी तैयार हो सकता है। आज के आणविक और परमाणु जो युद्ध की स्थिति में वातावरण में और इस तरह के शस्त्रों का निर्माण हो चुका है, जो कि केवल परमाणु ही नहीं, रासायनिक हैं, जैविक हथियार, जैविक जो आक्रमण हो रहे हैं, इस तरह की जो दुनिया के शस्त्रों की स्थिति है, उस विश्व में तो इन कानूनों का और भी अधिक महत्व बढ़ जाता है। युद्धों का न्यायपूर्वक संचालन, ताकि नियमों में रह के युद्ध की स्थिति बने, आर्थिक और व्यावसायिक क्रियाकलाप, उसके लिए ये आवश्यक हैं। ये इसलिए भी आवश्यक हैं ताकि विश्व के विभिन्न देशों में कूटनीतिक गतिविधियों का सही ढंग से संचालन हो सके और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी गतिविधियां इन कानूनों के आधार पर ही संचालित हो सकती हैं। तो इसके साथ ही अगर हम दुनिया में देखें तो साइबर क्राइम जैसे अपराध पूर्ण स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय कानून अत्यधिक आवश्यक हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न देशों को, एक देश को दूसरे देशों के प्रति किस तरह से अपना व्यवहार रखना चाहिए, अपने पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करना चाहिए, ये नियमन करने का काम करता है। इसके द्वारा विश्व के विभिन्न देश एक परिसीमा में रहते हैं और विश्व में शांति और सुरक्षा बनी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अर्थ को विभिन्न विचारकों ने अपने अपने तरीके से स्पष्ट भी किया है और इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो दो तरह से इसकी परिभाषाओं को हम स्पष्ट कर सकते हैं। एक तो वे परिभाषाएं जो कि परंपरागत पाश्चात्य विचारकों के द्वारा दी गई, जिसमें प्रमुख रूप से हम नाम ले सकते हैं स्टॉर्क, ओपेनहीम, लॉरेंस जैसे विचारकों का, जिन्होंने कि पाश्चात्य विचारधारा के आधार पर, उन परिस्थितियों के आधार पर तर्क, बुद्धि और न्याय के तत्वों पर जोर देते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून
की परिभाषा दी। इसमें अगर हम ओपेनहीम के विचार देखें तो वो कहते हैं कि राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य तथा परंपरागत नियमों के समूह का नाम है जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहार में बंधनकारी मानते हैं। इसके साथ ही यदि हम देखें तो श्वार्ज़ेनबर्गर हैं, उन्होंने भी अपने तरीके से इसको परिभाषित किया है। वो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून उन वैधानिक नियमों के पुंज को कहा जा सकता है जो स्वतंत्र राज्यों के मध्य लागू किए जाते हैं। इसी तरह से यदि हम देखें तो एक और विचारक हैं सर हेनरी मैन, वो लिखते हैं कि राष्ट्रों की विधि भिन्न भिन्न तत्वों की एक जटिल योजना है, उसमें अधिकारों और न्याय के साधारण सिद्धांत निहित हैं। इनका प्रयोग समान रूप से राज्यों के व्यक्ति और राज्य पारस्परिक व्यवहार में करते हैं। यह एक निश्चित कानूनों की संहिता है, रीति रिवाज और विचारों का संकलन है जिनका प्रयोग पारस्परिक व्यवहार में राज्यों के बीच किया जा सकता है। इसी तरह से स्टॉर्क हैं, उन्होंने भी दो तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। एक तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों की कार्यप्रणाली से संबंध रखने वाले और इन संस्थाओं के राज्यों और व्यक्तियों के संबंध को रखने वाले कानून के नियम, और दूसरा वो ये स्पष्ट करते हैं कि व्यक्तियों तथा राज्यतर सत्ताओं से संबंध रखने वाले कानून के नियम को अंतर्राष्ट्रीय कानून कहा जा सकता है। तो ऐसे विभिन्न विचारक हैं जिन्होंने कि इसको अब स्पष्ट किया है, जिसमें हीटन का नाम है, क्लाइव पेरी हैं, लिसिस जीन हैं, ह्यूज हैं, हैंस कैल्सन हैं। और अगर हम भारत के विचारक देखें डॉक्टर संपूर्णानंद, उन्होंने भी इसको परिभाषित किया है। वो लिखते हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय विधान नामक पुस्तक में कि अंतर्राष्ट्रीय विधान उन नियमों और प्रथाओं के समूह को कहते हैं जिनके अनुसार सभ्य राज्य एक दूसरे के साथ प्राय बर्ताव करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के इन परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे के साथ किस तरह के व्यवहार करें, किस तरह का संबंध स्थापित करें। इसके लिए कुछ नियम आवश्यक हैं और जिनका सभी पालन करें, और इन्हीं को नियमों को हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषाओं में दूसरा जो प्रकार है वो है साम्यवादी विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं। इस प्रकार के विचारकों में प्रमुख रूप से डलिव लिसिजन, एडवर्ड कॉलिंस जैसे विचारक आते हैं जिन्होंने कि अपने तरीके से इसको स्पष्ट किया है। और इसमें हम सोवियत संघ और आज का जिसे रूस हम कहते हैं, रशिया और चीन जैसे साम्यवादी देशों के दृष्टिकोणों पर आधारित परिभाषाओं को देख सकते हैं। डलिव लिसिजन ने स्पष्ट किया है अपने कथन में कि अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रों के पारस्परिक संघर्ष और सहयोग जिससे राज्यों के शासन करने वाले वर्ग की इच्छा अभिव्यक्त होती है और जिसे राज्यों द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक दबाव के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उनको नियंत्रित करने वाले नियमों का ये समूह है। इसी तरह से यदि हम एडवर्ड कॉलिंस के अनुसार देखें तो वो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून निरंतर विकसित होने वाले नियमों का ऐसा समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य सामान्यतः अपने पारस्परिक संबंधों में लागू करते हैं, और ये नियम राज्यों को और कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करते हैं और उत्तरदायित्व प्रदान करते हैं। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये विभिन्न जो विचारक हैं जिन्होंने कि चीनी और सोवियत संघ को ध्यान में रखते हुए परिभाषित किया अंतर्राष्ट्रीय कानून को, उसमें तीन चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक तो ये कि शासक वर्ग की इच्छा की अभिव्यक्ति ये कानून है। ये कानून सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमों का समूह है।
ये कानून वो कानून है जिसमें प्रवर्तनीय तत्व भी विद्यमान है। इन दोनों ही आधारों पर हम इसका विश्लेषण, अंतर्राष्ट्रीय कानून का विश्लेषण करते हैं और इन विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर जो बात हमारे सामने आती है और इसका अर्थ स्पष्ट होता है वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय कानून वे कानून हैं जिसमें विभिन्न विश्व के देशों का पारस्परिक व्यवहार नियमित होता है। ये वे कानून हैं जो सिद्धांत अथवा नियमों का समूह है। ये वे अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं जिसके द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय समाज के द्वारा स्वीकृत होते हैं। इनका स्रोत परंपराएं, प्रथाएं, न्यायालय के निर्णय और सभ्यता के आधारभूत गुण होते हैं। इनका पालन इसलिए होता है कि सद्भावना और कर्तव्य पालन के दायित्व करना सभी देश चाहते हैं और ये स्वयं पर प्रतिबंध स्वीकार करते हैं। इन कानूनों के द्वारा विश्व के विभिन्न देशों के बीच विवादों को सुलझाया जा सकता है और उनमें सहयोगपूर्ण व्यवहार भी विकसित किया जा सकता है। अतः इन विभिन्न आधारों पर हम इसके अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं और दो आधारों पर पाश्चात्य और साम्यवादी विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है इसको स्पष्ट किया जा सकता है।